नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 13 साल बाद नेटो सैनिक अब अफगानिस्तान की ज़मीन से वापस लौटेंगे या लौट गए हैं कहा जाए। नेटो और अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई को आधिकारिक रूप से ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स यानी कि ISAF के जाने के बाद अब अफगानी सैनिकों पर होगी सुरक्षा की जिम्मेदारी। अमेरिका के ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 में जो हमला हुआ था उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और अब ये सैनिक वापस लौट रहे हैं। अब 1 जनवरी से अफगानिस्तान में एक नए अंतर्राष्ट्रीय मिशन के तहत ISAF के 12,500 सैनिक अफगान सुरक्षा बलों की ट्रेनिंग के लिए अभी भी वहां पर मौजूद रहेंगे और उनके साथ सहयोग करते रहेंगे। लेकिन बहुत कुछ बदलेगा सुरक्षा के लिहाज से और खासकर जो राजनीति है पूरे क्षेत्र की, पूरे दक्षिण एशिया की, उसके लिहाज से काफ़ी कुछ बदलने वाला है। आने वाले दिनों में क्या कुछ हमारा इंतजार कर रहा है, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ एम्बेसडर विवेक काटजू मौजूद हैं जो कि अफगानिस्तान में रह चुके हैं और भारत सरकार अभी भी अफगानी मसलों पर इनसे बातचीत करती है, एक्सपर्ट माने जाते हैं अफगानी मामलों पर। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ सैयद फैसल अली हैं, ग्रुप एडिटर हैं सहारा उर्दू के और इन तमाम इलाकों का दौरा कर चुके हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं इन मुद्दों को। तीसरे खास मेहमान विनोद शर्मा हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के और पूरे सार्क देशों को बहुत कम पत्रकार ऐसे हैं जो इतने अच्छे तरीके से समझते हैं और ख़ुद अफगानिस्तान कई बार जा चुके हैं, वहाँ के नेताओं से, शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। तीनों खास मेहमान मेरे साथ मौजूद रहेंगे और इसके अलावा फ़ोन लाइन पर काबुल से भी हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले विवेक काटजू जी, हम जानते हैं कि साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पर हम सब तैयार थे इस बात के लिए कि एक ना एक दिन इन फ़ौजों को जाना होगा जिसमें बेशतर अमेरिकी फ़ौजी हैं अंतर्राष्ट्रीय फ़ौजियों में। फ़िलहाल आप अगर ताज़ा स्थिति देखने की कोशिश करें तो अभी आपको अफ़गानी जो सेना है और जो पुलिस है, सुरक्षा बल जितने हैं, वो कितने तैयार नज़र आते हैं? देखिए, तालिबान से मुठभेड़ जो हुई हैं उसमें अभी तक अफ़गान सेना ने कार्यकुशलता दिखाई, लेकिन अफ़गान सेना के पीछे अमरीकी ISAF फोर्सेस थी, नेटो फोर्सेस थी। अब वो अपने बलबूते पर अपने आप ये युद्ध इनको लड़ना पड़ेगा। ट्रेनिंग इनकी जो है वो ठीक है, लेकिन अभी इनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह तो हैं और अब तालिबान जो है वो अग्रसर तो हो रहा है। तो अब ये देखना है और इस पर कोई डेफिनेट जवाब नहीं दिया जा सकता कि क्या वो इसमें अफ़गान सेना सफल होगी या नहीं। लेकिन एक बात जो उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या अफ़गानिस्तान की राजनीति इस वक्त सफल होगी कि नहीं। क्योंकि आपको तो मालूम है जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट वहाँ बनी है, जिसके अशरफ गनी प्रेसिडेंट हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल्ला हैं, वो अभी तक स्थिर नहीं हुई। अब 29 सितंबर को उन्होंने शपथ ली और ये था कि 45 दिन के अंदर, 6 हफ्तों के अंदर एक कैबिनेट बना लेंगे। आज तक उस कैबिनेट का ऐलान नहीं हो पाया, सहमति नहीं बन पा रही है आपसे, ये सबसे बड़ी वजह। लेकिन एम्बेसडर काटजू, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने वहाँ पर देखा कि 2 अलग अलग तरह के वहाँ पर विचार हैं। एक विचार ये है कि ये फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान के स्थायित्व के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वहाँ पर जो कारोबार अब तक आ रहा था वो भी इस वजह से क्योंकि शायद सिक्योरिटी के सुरक्षा के हिसाब से वो बेहतर माना गया। दूसरी तरफ सोच ये भी है जो थोड़े से ट्रेडिशनल माइंडसेट के लोग हैं कि ये विदेशी सेनाएं हैं, विदेशी कब्जा है और जितनी जल्दी हो ये हटे। फिलहाल आपको लगता है कि कौन सा ऐसा तबका है जो ज़्यादा सोच रहा है इस बारे में, किसको फ़ायदा होगा वहाँ निकलने से इन फोर्सेस के? मुझे ये लगता है कि तालिबान और तालिबान पसंद लोग जो हैं वो चाहते थे सेना की वापसी। अब वहाँ के जो अधिकांश राजनीतिक लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि अमरीकी सेना इस वक्त चली जाए। बहुत सारे जो विदेशी यानी अफगान जो रीजनल जो नेतागण हैं वो भी नहीं चाहते थे कि अमरीकी सेना जाए। हालांकि ये भी याद दिलाना जरूरी है कि नेटो फोर्सेस ने वहाँ काफ़ी जुल्म भी ढाए लोगों पर। हम जानते हैं किस तरह से निर्दोष नागरिकों की हत्याएं भी हुई हैं। वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बॉम्बिंग जो हुई उसमें बहुत सारे बेगुनाह मारे गए और कई बार तो अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के राजदूत को क्षमा मांगनी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान 30 साल से ज़्यादा के दौर से बिल्कुल एक अस्थिरता, गृह युद्ध की स्थिति से गुजर रहा है और वहाँ के लोगों की जो मनोवैज्ञानिक जो दशा है इस वक्त वो यही है कि हमें स्थिरता चाहिए। और जो पहले के जो ख्यालात थे कि अफ़गान जो हैं वो कभी विदेशियों को नहीं पसंद करते, नहीं चाहते कोई विदेशी ताकत आए वहाँ, मुझे लगता है कि ये 30 साल की लंबी अवधि की वजह से
इनके विचार ये बदले हुए हैं। जी हाँ, विनोद शर्मा जी, ये बताइए फिलहाल कि जितने खंडों में बंटा है अफगानी समाज, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा समाज होगा जो इतना खंडित होगा। वहाँ ये भी कहा जाता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें जिस अलग अलग सेक्शंस की भर्ती है और जो आम लोग हैं उनके बीच कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट है, एक विश्वास की कमी है। आपको लगता है कि इन विदेशी सैनिकों के जाने के बाद ये विश्वास बढ़ेगा, घटेगा, या क्या आप इस जरह को मानते भी हैं कि विश्वास की कमी है? देखिए कि हाल ही के बरसों में बहुत सी रिसर्च स्टडीज़ हुई जिन्होंने अफ़गान नेशनल पुलिस और अफ़गान नेशनल आर्मी के बारे में बड़ी संजीदगी से विचार किया। देखिए, एक तो उनके भीतर भ्रष्टाचार बहुत है, दूसरा जैसा कि आपने कहा एथनिक फ्रिक्शंस हैं, ताजिक, उज़्बेक, अफ़गान, ये फ्रिक्शंस हैं। तीसरा ड्रग एडिक्शन, उनके सिपाहियों में ड्रग एडिक्शन और ड्रग स्मगलिंग वगैरह के आरोप भी उन पे लगते रहते हैं। और जैसा कि एम्बेसडर काटजू ने अभी कहा, और ये तो वहाँ हमारे सफ़ीर रहे, इनको ज़्यादा पता है हमसे, कि इन फोर्सेस के जाने के बाद खुशकिस्मती से अशरफ गनी साहब ने पावर हासिल करने के एक दिन के बाद ही उस सिक्योरिटी एग्रीमेंट एक्ट जो अमेरिका और नेटो फोर्सेस के साथ करना था वो कर लिया, जो कि कारजाई साहब के कार्यकाल में नहीं हुआ था। उसके चलते फोर्सेस वहाँ पर रहेंगी नेटो की और अमेरिका की, लेकिन उनका मैंडेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, काउंटर टेररिज्म और ट्रेनिंग ऑफ फोर्सेस। और मैं समझता हूँ जो नेटो के साथ एग्रीमेंट हुआ है, स्टेट ऑफ द फोर्सेस एग्रीमेंट हुआ है, उसके चलते इन लोगों को दिशा निर्देश, इन लोगों को ट्रेनिंग, इनको उस्ताद जो इनसे बेटर हैं वो वहाँ रहेंगे और उनको सिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंतोत्तोगत्वा फाइनली होना, ये फाइनली दायित्व उस देश की सुरक्षा का उनके अपने सैनिकों पे रहेगा, और वो उनके अपने सैनिक कितने सक्षम रहते हैं। क्योंकि देखिए, मुझे याद आता है 89 में जब सोवियत यूनियन को निकाल बाहर किया ऑक्यूपेशन से अफ़गानिस्तान की, तो उसके बाद अमेरिकन्स ने एक तरह से दे वॉश देयर हैंड्स ऑफ अफ़गानिस्तान, और उसके बाद पनपे ये विभिन्न ग्रुप जिनको कि अलकायदा कहते हैं, हम तालिबान कहते हैं। अब दोबारा जब ये वापस जा रहे हैं, ये बात अलग है कि 12,000 करीब इनके सैनिक इनके और नेटो के मिला के रहेंगे, लेकिन दोबारा जब ये वापस जा रहे हैं, क्या वही स्थिति फिर से पैदा होगी? और इसमें हमारे देश का, इंडिया का इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा है, और इस पे शायद हमारे दूसरे पैनलिस्ट हम इंडियन इंटरेस्ट और पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले एक स्थानीय जो अफगानिस्तान की समस्या है उसको समझ लेते हैं। मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ। फैसल अली साहब, ये बताइए कि हामिद करज़ई साहब जिस वक्त वो राष्ट्रपति थे और उन्होंने ये कहा कि वो नहीं चाहते कि ये जो अग्रीमेंट है उस पर साइन करें, कहीं ना कहीं एक जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है वो उसे उभारने की कोशिश कर रहे थे, या फिर उस तबके को खुश करने की कोशिश कर रहे थे जो ये नहीं चाहता था कि फिर भी कुछ हज़ार सैनिक बाकी रहें। आपको लगता है कि क्या अभी भी जो सैनिक बाकी हैं उनको लेकर जो अफगानी सोसाइटी है उसमें कोई रेजिस्टेंस है? काटजू साहब इस बात से सहमत नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि वो लोग जो शायद तालिबान की तरफदारी करते हैं वही सिर्फ इस बात पे सहमत होंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जो कंट्री साइड में रहते हैं, जो काबुल या बड़े शहर जो हैं वहाँ उनके अलावा रहते हैं, जिन पर कई बार इन सैनिकों ने जुल्म बिठाया है, या हो सकता है उनकी तालिबान से हमदर्दी हो? देखिए आरफा, एक चीज़ जो काजू साहब कह रहे हैं और जो विनोद जी ने कहा, एक समझ लिए कि अफ़गानिस्तान बहुत टफ टेरेन है, उसको समझना होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वहाँ पे। जो बात काजू साहब कह रहे हैं वो भी एक हद तक सही है कि जो अर्बन सेक्टर है, काबुल और उसके आसपास का इलाका है या जो भी अर्बन एरिया है, वहाँ के लोग ये चाहते हैं इसलिए कि वहाँ उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी इन ट्रुप्स के वजह से है और लाइफ उनकी नॉर्मल चलती है। लेकिन पूरे 12 साल के पीरियड में कभी भी काजू साहब वहाँ पर रहे हैं, मैंने बहुत इंटीरियर जो रिमोटेस्ट एरिया है वहाँ पर रह के देखा है कि किसी भी अमेरिकन सैनिक का या वहाँ पे एसाफ का कोई लेना देना नहीं था, किसी की कुछ नहीं चलती थी। सीधी सी बात है, वहाँ पे जो कबीलाई जो ग्रुप्स हैं, गिरोह हैं, उनकी ही चलती थी। तो अमेरिकन ट्रूप्स का रहना और ना रहने से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको नुकसान ये होता था कि जब जब उस पर ऑपरेशंस होते थे तो वो बेमौत मारे जाते थे, बेगुनाह मारे जाते थे। इसलिए उनकी एक हैट्रेड और उनके प्रति एक घृणा एकदम स्वाभाविक है, नेचुरल है, और वो चाहते थे कि वो यहाँ से जाएं। और बिल्कुल ट्रेडिशनल सोसाइटी है, वो गोरे रंग के लोग सैनिक वहाँ पर हैं, तो जाहिर है वो उनको देखना नहीं चाहते थे, एग्रेसर के तौर पे देखे जाते थे। लेकिन वो सिचुएशन उतनी अर्बन सेक्टर्स में नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान कितना अर्बन है वो भी हम लोग सारे लोग जानते हैं।
तो उनके जाने का एक तरह से लोगों को खैर मकदम ही किया है। लेकिन जो सिग्नेचर किया इन्होंने, जो बायलैटरल पैक्ट साइन हुआ है अशरफ गनी के पीरियड में कि 13,000 सैनिक रहेंगे, और उसके साथ साथ देखिए एक नंबर स्पेसिफाइड नहीं है कि काउंटर टेररिज्म के इसमें भी कुछ सैनिक रहेंगे, जो माना जा रहा है 3 से 5,000 हो सकते हैं, यानी रफली 18-20,000 वहाँ पे फौज रहेगी। और ये काउंटर टेररिज्म क्या होगा? काउंटर टेररिज्म के लिए सीधे टारगेट तो तालिबान ही होंगे, दे आर द वंस जिनसे फाइट हो रही है। तो इसलिए वहाँ पे भी ये नहीं है कि बिल्कुल ये निकल गए हैं तो तालिबान को खुला मौका मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आरफा, उसको समझने की ज़रूरत है कि हम लोग जब भी बैठते हैं, यहाँ भी बैठे, तो ये कहते हैं तालिबान की ताकत को ओवर एस्टिमेट किया जाता था। आई एग्री, वो तब ओवर एस्टिमेट किया जाता था और अंडर एस्टिमेट किया जाता था जब वहाँ पे इसाफ ट्रूप्स थी, उनसे इनका मुकाबला था। जाहिर सी बात, ये गिरोह हैं, छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज्ड हैं और बल्कि पुअरली इक्विप्ड हैं, तो वो इनसे लोहा नहीं ले पा रहे थे इस पूरी इसाफ से और नेटो ट्रूप से। लेकिन अब जब इनका आमना सामना एएनए से और एएनपी से होगा, यानी अफगानिस्तान नेशनल आर्मी और पुलिस से, तो उनकी ताकत क्या होगी? मुझे एक सिल्वर लाइनिंग ये दिखती है कि हालांकि उसमें भी इसाफ का ही रोल रहा कि जो लास्ट इलेक्शन हुआ है उसमें जो अफगान की लोकल पुलिस और आर्मी है, उसने अच्छी कारकर्दगी की और अच्छे से उसको कंट्रोल किया। लेकिन वो भी तभी किया जब उसका गाइडेंस एंड सुपरविजन अमेरिकन के हाथ में था। अब क्या होगा ये देखना। इस वक्त हमारे साथ काबुल से फोन लाइन पर मेहमान मौजूद हैं। मीर अहमद जोइंदा साहब हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और एक थिंक टैंक चलाते हैं, एक थिंकिंग माइंड माने जाते हैं अफगानिस्तान और काबुल में। मीर अहमद जोइंदा साहब, ये बताइए फिलहाल कि किस तरह से ये जो एक नए चैप्टर के तौर पर साउथ एशिया देख रहा है कि जो फॉरेन फोर्सेज हैं वो चली जाएंगी, अफगानिस्तान आपको लगता है कि क्या सेल्फ रिलायंट हो चुका है, अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है? Sorry, can you ask in English? बिल्कुल, जरूर, श्योर, यू कैन गो अहेड। Yes, sorry. Please repeat your question. No, I want to ask you whether you think that Afghanistan is now self-reliant and can take care of itself and its destiny. I think, of course, I do remember when the Soviets would run from Afghanistan, most of the people were thinking that the government of Afghanistan would collapse within a week or months. But self-defense was a very important point for the Afghan people at that time, and they have been able to continue their government for a long time, 3-4 years. But again, for right now, I do believe our National Security Force of Afghanistan, they have a very high moral. They have a support from the people of Afghanistan, and to some extent they have been trained. They have some equipment. The most important point is that the training and the equipment is very important for the National Army of Afghanistan. And this is until the National Security Force of Afghanistan is not self-sufficient for the equipment and training. There will be a lot of dangers here for them. Because, you know, the air defense system is not there with the Afghan National Army. And Afghanistan is a mountainous country, very remote areas. The logistically is very difficult to reach the soldiers in the army to reach there in the every village if something is happening. So there's the very important point is there that we should have the air support for the self-defense of Afghanistan. But regarding the moral and the attitude of the National Security Force, I'm very confident. If you have some support, financial and technical support, the self-defense and self-reliance will be very No, but important. Mr. Joinda, how about the economic structure? There are some experts who are suggesting that in the absence of these security forces, international security forces, the economic structure of Afghanistan will fail. Well, you know, according to the Chicago Conference, according to the NATO summit in Brussels, in the London Conference, the international community is committed to support the Afghan National Army for $5.2 billion every year. So for the economically, it's not a danger for the Afghan National Security Forces, but the economy of the government, with the government of Afghanistan, has to contribute to the National Security Forces expenses. $500 million per year is a bit difficult, but economically, Afghanistan, of course, passing a very difficult situation, a difficult crisis. The national income has gone down, the revenue has gone down, investment has not been done here much in Afghanistan, but I am sure if the government will be sufficient, efficient to do work for the better in the transformation period of next 3 years, with the international committee is committed for the Afghanistan National Security Forces,
I'm pretty sure there will be a good situation for them. No, but what is the thinking among the common people of Afghanistan? Do you think Taliban will now gain more strength? They'll become more powerful? So, I can tell you just in Afghan, I will tell you, last 2 years, the security transition has been started, and from 2014, 95% of the country was under the control of Afghan National Security Forces. The Taliban has not been able to gain a single territory any part of the country. From cross-border support, from they have it, they attack any part of Sangin or Nangarhar, some other place, or Damgan in Kunar last few days. Thousands of insurgents are coming to attack those areas, but they have not been able to gain any territory. Okay. Mr. Joinder, please, with high morale, they are fighting. please stay on. I want to come committed. back to the guest in the studio. विवेक काजू जी वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. I'll come back to you, sir. बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. हालांकि यहाँ सैयद फैसल अली साहब भी कह रहे हैं कि जितना हम ये समझ रहे थे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो ताकत है उससे कहीं ज़्यादा है. और पिछले एक साल में 2014 में जो हमने ताकत देखी है वहाँ पर, चाहे वो चुनाव के दौरान हमने देखी हो, जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की, लगातार हमले हुए हैं, एयरपोर्ट से लेकर ऐसी ऐसी जगहों पर हमले हुए हैं, राष्ट्रपति के भाई तक पे हमला हुआ, उनको मार गिराया गया. फ़िलहाल जोइंदा साहब जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, वहाँ के एक जाने माने शख्सियत हैं वो, उनका ये कहना है कि आम लोगों में इसको लेकर डर नहीं है. क्या आप ये समझते हैं? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता. अब तालिबान का भय तो है, अब ये सही है कि तालिबान की क्षमता टेरिटरी गेन करने के लिए कम हो गई, लेकिन उनकी क्षमता आतंकी हमले करने के लिए पूर्ण है. और काबुल में कई बार वो कर चुके हैं. अशरफ गनी साहब पाकिस्तान गए थे, उस दौरे के बाद वो कर चुके हैं. कई अंजाम उन्होंने दिए हैं ऐसे. नई सरकार जो बनी है उसके दौरान उसके बाद नई सरकार बनने के बाद कई उन्होंने किए हैं. तो इसलिए अब तालिबान का भय है. लेकिन एक और बात वो ये है कि अफगानिस्तान की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, जो जातियां हैं वहाँ पे, उस पर हमें बहुत नज़र बारीकी से रखनी पड़ती है. अब जैसे कहा गया कि अमरीकी फोर्सेस का जाना कंट्री साइड में अच्छा लगा. मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि पश्तून कंट्री साइड में, जहाँ पे दक्षिण में और साउथ वेस्ट में हो सकता है कुछ पश्तून इलाके हैं जहाँ वो अमरीकी सैनिकों की वापसी चाहते थे. लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हज़ारा, ताजिक और यहाँ तक कि उज़्बक इलाकों में भी वो चाहेंगे कि तालिबान वापस आएँ. और इसलिए क्योंकि अभी तक उनको शक है, शंका है कि तालिबान की कुव्वत है और तालिबान के पीछे पाकिस्तान है. तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो पश्तो इलाके हैं वहाँ ऐसा हो सकता है. हाँ. लेकिन अगर हम ये माने कि जो पश्तो इलाके हैं वो उन्हीं की भावना सब पूर्ण अफगानिस्तान में हो, मेरा मानना है कि वो सही नहीं है. विनोद शर्मा जी, चलिए बात करते हैं दक्षिण एशिया की. ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर पूरे दक्षिण एशिया पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है. आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर, सुरक्षा के भी लिहाज से जितना अनस्टेबल, अस्थिर अफगानिस्तान होगा, भारत को और पाकिस्तान को, पहले पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो फिलहाल खुद ही जिस तरह के दौर से गुजर रहा है, ये एक बुरी खबर है? जी हाँ, और पेशावर के बाद तो खासकर है, क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते थे कि अगर अमरीकी फ़ौजें यहाँ से रुखसत हो जाएंगी तो उनके बाद ये तो हमारे अपने लोग हैं, इनसे बातचीत करके हम अपने मसले सुलझा लेंगे. लेकिन सच्चाई ये है कि इतने वहाँ पर ग्रुप्स एक्टिव हैं, कुछ को हम जानते हैं, कुछ को हम नहीं जानते, और उनका आतंकवाद में एक वेस्टेड इंटरेस्ट पनप गया है, डेवलप हो गया है, वो उनके लिए रोज़गार बन गया. ये पहलू तो ये है. दूसरा ये पहलू है कि अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसे फैक्शंस हैं जिनको पेट्रनेज पाकिस्तान की स्टेट पेट्रनेज है. मिसाल के तौर पे हक्कानी नेटवर्क वो उनके इशारे पे चलते हैं, और उन्होंने भी उन इलाकों में पनाह ले रखी है जो कि बॉर्डर पे बने हुए हैं. तो भारत अब ये जब फ़ौजें चली जाएंगी या कम हो जाएंगी तो एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने की ज़रूरत होगी. यानी नए सिरे से आप कह रहे हैं. जी हाँ, उसमें कुछ नेबर्स, इमीडिएट नेबर्स अफगानिस्तान के, और फिर क्वाज़ाई डिस्टेंट नेबर्स, उनको मिलाकर ये बनाना पड़ेगा. और इसके चलते उसमें पाकिस्तान का एक अहम रोल होगा. वो फ्रंट लाइन स्टेट है, उसको मानता है अमेरिका भी फ्रंट लाइन स्टेट है. तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ईरान है.
तो इन लोगों के साथ साथ जिनके वहाँ पर immediate रशिया borders का, मिल रहे हैं। चीन का भी एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। चीन का खासकर वहाँ पर जो खनिज पदार्थ हैं उनमें खासा इंटरेस्ट है, और इन कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट के चलते वो लोग कई बार कुछ फैक्शंस को पनाह भी देते हैं, उनको अबेट भी करते हैं, बिल्कुल। उनकी मदद भी करते हैं। और ये जो पूरा बन के जो हेडी कॉकटेल है, इससे कैसे निजात पाएंगे? और भारत को जो वहाँ रीजनल आर्किटेक्चर कोई फॉर्मलाइज होता है जी। उसमें स्टेक हासिल करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि सब स्टेक होल्डर्स से बात करनी पड़ेगी, उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड शामिल है। है, हालांकि शामिल भारत है। की पॉलिसी और से बिल्कुल इसलिए बहुत अलग है जो बात। हम बार बार ये बात कहते रहते हैं अम्बेसडर कि कार्ड पाकिस्तान जो से कह रहे हैं। बातचीत होनी चाहिए, उस बात की अहमियत अब पता चल आज रही के है। दिन थोड़ी भाई, बड़ी हुई है। चैनल तो खुला ही विनोद हुआ है भाई, बातचीत का। पाकिस्तान हाँ। से कई बार कोशिश करी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अफगानिस्तान पर बात करने को, वो हाथ ही नहीं रखते हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। जी तो हाँ। आप कह चलिए रहे हैं कि वापस आती हूँ। पाकिस्तान से बात वो नहीं करना चाहते, आलोक तो आप बंसल जी, कैसे आगे कैप्टन आलोक बढ़ेंगे? बंसल इस वक्त जुड़ गए हैं, लेट जरूर आए हैं, देर से पहुंचे हैं, वो ट्रैफिक की समस्या के कारण इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। आलोक बंसल जी, ये बताइए कि फिलहाल चर्चा इस बात पर हो रही है कि अफगानिस्तान के हालात तो बदलेंगे ही, लेकिन जो दक्षिण एशिया है, खासकर भारत है, पाकिस्तान है, उसके ऊपर किस तरह का सीधा असर पड़ेगा इन विदेशी सेनाओं के जाने के बाद? अभी चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि भारत से किस तरह का सहयोग, कॉपरेशन चाहिए। हम जानते हैं कि विकास के कार्यक्रम भारत पहले से ही वहाँ कर रहा है, लेकिन इसके अलावा हथियारों की बहुत लंबे समय से मांग थी, वो हथियार जो हैं वो भारत मुहैया नहीं करा पाया है। कई बार बात ये भी हुई कि शायद रूस के जरिए जो है हथियार पहुंचाए जाएंगे, लेकिन अभी तक जमीन पर कुछ नहीं मिला है। देखिए, अफगानिस्तान में जो भी स्थिति निकलती है उसका भारत पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके के इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन तालिबान अगर वहाँ पे प्रभुत्व उसका बढ़ता है तो उसका सीधा असर हमें भारत में देखने को मिलेगा। और इसलिए भारत के लिए आवश्यक है कि अफगानिस्तान में जो सरकार है वो मजबूत हो, और अफगानिस्तान इसके लिए भारत से लगातार हथियारों की मांग करता रहा है। पर मेरे ख्याल से हथियार ना देने के पीछे एक कारण ये भी है कि अभी भारत ये चाहता है कि नाटो राष्ट्र और जो पश्चिमी देश हैं वो अपनी जिम्मेदारी से ना हटें। लेकिन बताया तो ये जा रहा है कि फैसला हो चुका है, सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक मामले में फंसा हुआ है कि हथियार अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं। अशरफ गनी साहब ने साफ कह दिया है, ये कारजाई साहब चाहते थे, अशरफ गनी साहब ने साफ कहा है कि हमें भारत से सिक्योरिटी कोऑपरेशन ज्यादा नहीं चाहिए, अब हमें इकोनॉमिक वो बात सही है कोऑपरेशन आपकी चाहिए। काजू साहब, लेकिन रूस से इस बात के लिए समझौता हो चुका अरे था, भाई, ये बात तो लेकिन तय वो है। अब जो नई सरकार आई है वो कहती है कि हमें नहीं चाहिए। अब अशरफ गनी साहब दिखाना तो चाहिए। यानी कैप्टन बंसल, क्या ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जिस बात को एम्बेसडर काजू रखना चाह रहे हैं कि हमें इसे समझना होगा कि जो हामिद करजई जिस तरह के राष्ट्रपति थे और अब गनी साहब जिस तरह के राष्ट्रपति हैं, इन दोनों की नीतियों में भारत को लेकर फर्क है? देखिए, जब हामिद करजाई साहब भी शुरू में आए थे तो उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ सहयोग और पाकिस्तान का समर्थन चाहा था। वही अशरफ गनी साहब कर रहे हैं। अगर आप देखें, अभी उनकी सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान के साथ काफ़ी सहयोग चल रहा है। अभी जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों की ही सेनाएं तालिबान के खिलाफ मुहिम चला रखी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से फजलुल्लाह की बात कर रहा है। पर जब आप उसके नीचे आते हैं, राष्ट्रपति के नीचे, तो आप देखेंगे कि कल ही अफगान जनरल ने अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सीमा के अंदर फायरिंग हुई है और इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो ये अशरफ गनी साहब का इस वक्त आना मेरे ख्याल से भारत के हितों के ऊपर कुछ हद तक तुषाराघात जरूर है, क्योंकि वो अभी जो है पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल रहील शरीफ अफगानिस्तान जा रहे हैं। जिस तरीके की बोनहोमी आज पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस वक्त नजर आ रही है, वो अच्छी चीज है अगर ये आगे चले। लेकिन समय मेरे पास बहुत कम है। आखिरी सवाल मैं ये समझना चाहती हूँ कि भारत को अपनी रणनीति में किस तरह का फर्क करना पड़ेगा। जिस आप आपसी मेलजोल का जिक्र करें, वो पिछली सरकारों में भी हमने देखा है। पहले भी कहा गया है कि पाकिस्तान हमारा भाई है और भारत हमारा दोस्त है। ये तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन भारत को अपनी नीति किस तरह से बदलनी है अफगानिस्तान के प्रति, खासकर बदले हुए हालात में? देखिए, पहली चीज तो अफगानिस्तान का आवाम भारत का हमेशा समर्थक रहा है, तो भारत की गुडविल हमेशा रही है। वहां की जो सेना है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो वहां की सेना है, और उस सेना को हमें प्रबल करना है। और सेना टू सेना, जो सेना और भारतीय सेना और अफगान सेना के जो संबंध रहे हैं वो हमेशा से बहुत मधुर रहे हैं। हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, और अगर इक्विपमेंट भी देंगे तो उनके साथ हमारी निकटता बनी रहेगी। मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा। फैसल साहब, आखिरी बात। नहीं, एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरह की बात कर रहे थे विनोद जी कि सेंट्रल एशिया को और इसको हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। ये एक टेररिज्म का इशू है और पूरे रीजन में है, उज़्बेकिस्तान से ईरान से होते हुए इंडिया और पाकिस्तान तक। एक चीज़ याद रखिए कि अभी जो रशिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद जिस तरह के वेपन्स आए पूरे स्टेट में,
इलाके में, वो हमारे सामने है और उसका असर दिख रहा है। अभी मैं ये देख रहा था कि सिर्फ अमेरिकन ट्रूप्स के वापस जाने के बाद इतने वेपन्स और इतने लॉजिस्टिक्स वहाँ पे हैं। आपको एक एग्जांपल दें कि अफगानिस्तान में अकेले अमेरिकन ट्रूप्स की 2,18,000 गाड़ियाँ हैं, वो उनको लेके वापस जाना, उसी हिसाब से उनके वेपन्स हैं, उसी हिसाब से पूरी उनके आर्म्स एमिनेशन से 13 साल का ज़ख़ीरा 13 तैयार साल है का वहाँ। ज़ख़ीरा है और उसको ले जाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जी, दरकार है। जी। छोड़ के जाएंगे क्या होगा? देखिए, हमें क्या हमारी होगा? विदेश रीजन का। नीति और सुरक्षा नीति, सामरिक नीति को अब अफगानिस्तान के मामलों पे प्राथमिकता देनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि इन चंद महीनों में कुछ प्राथमिकता से कमी हुई है, वो पूरी अब देनी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और तो सभी सारे मेहमानों का। स्टेकहोल्डर से बात करनी एक चाहिए। बात जी, जी। मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला का जो फैक्टर है वहाँ की सरकार में, उसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अब्दुल्ला पे वो आरोप नहीं लग सकता जो आरोप आज के दिन अशरफ गनी साहब पे लग रहा जी है। हाँ। वो भारत के खिलाफ नहीं जा सकते। और जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर अफगानिस्तान में जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, वहाँ पर विदेशी सैनिक जो है वापस जा रहे हैं, भारत को भी शायद अपनी नीति अफगानिस्तान के प्रति कम से कम कुछ बदलनी होगी। जो एम्बेसडर काटजू का यहाँ पर कहना है कि फिलहाल ऐसा लगता है कि प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।